ऑनेस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है दोस्तों। कल कैबिनेट का डिसीजन आप लोगों ने सुना ही होगा। झारखंड कैबिनेट का उन्होंने एक तो जातीय जनगणना की अनुमति दे दी है कार्मिक विभाग को। अब कार्मिक विभाग जो है पूरे राज्य में पता नहीं कब जातीय जनगणना करेगी, लेकिन जातीय जनगणना अब झारखंड में होगा। इसी बीच आज एक खबर आई है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ था और उसके आधार पर वहाँ की सरकार, वहाँ की राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में 75% 75% रिजर्वेशन का जो है उन्होंने घोषणा किया था कि अब जो भी आगामी परीक्षा होगी उसमें 75% आरक्षण जो है वहाँ के लोगों के लिए होगा, या ओबीसी, एससी और एसटी को मिलाकर के 75% का आरक्षण होगा। आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है, अर्थात उसको रद्दी के टोकरी में उठा करके फेंक दिया है। तो ये तो दोस्तों नहीं, जातीय जनगणना झारखंड में होगी, बिहार में हुई थी, उसके आधार पर जो आरक्षण 75% आरक्षण की सीमा 75% तक जो बढ़ा दिया गया था उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, निरस्त कर दिया। दूसरी कैबिनेट मीटिंग में एक और घोषणा हुई है, कोई विरोध नहीं हो रहा है। अखबार में एक पतला सा लाइन लिखा गया है और इसके बारे में कोई भी माननीय, चाहे वो किसी भी दल के हों, कोई विरोध करेगा भी नहीं। हुआ ये है दोस्तों कि मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों की जो उनको वेतन मिलता है उसमें 50% की बढ़ोतरी कर दी गई है। 50% की बढ़ोतरी कर दी गई, अर्थात अगर किसी को 100 रुपया मिलता था तो अब सीधे 150 रुपया मिलेगा। और कोई भी विधायक, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इसका विरोध कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो माल अपने पॉकेट में आ रहा है। तो ये तो रही दोस्तों झारखंड में जो घोषणा हुई है, और उसका अब पता नहीं कब क्रियान्वयन होगा, जातीय जनगणना कब प्रारंभ होगी। मुझे तो नहीं लगता है कि ये अभी हाल फिलहाल में हो पाएगा, क्योंकि 4-5 महीना जो है अब सिर्फ इलेक्शन का बाकी रह गया है। तो मान लीजिए कि अगर आप जातीय जनगणना करेंगे भी, या जातीय जनगणना तो आप इसको नहीं कर सकते, आप इसको जातीय सर्वे कह सकते हैं। तो आप कितनी भी जल्दी करेंगे उसका पूरा टैबुलेशन वगैरह होते हुए कम से कम 2-3 महीना तो लगेगा ही, और तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। वैसे दोस्तों मैं आपको जातीय जनगणना के बारे में एक और जानकारी दे दूं। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने 2012 में जातीय जनगणना करवाई थी। आज तक उसका रिपोर्ट कर्नाटक के विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया। वहां पे कांग्रेस ने जातीय जनगणना करवाई थी। छत्तीसगढ़ में जो बघेल सरकार थी अभी कुछ दिन पहले तक कांग्रेस की, उसने भी जातीय जनगणना करवाई। राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने भी जातीय जनगणना या जातीय सर्वे जो भी कहना कहिए उसने भी करवाई। लेकिन निकला क्या, ढाक के 3 पात। किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उसको विधानसभा के पटल पर रख सके, क्योंकि इसको देखिए जातीय डायनेमिक्स जो है इतना आसान नहीं है जितना लोग यहाँ पे गिन लेते हैं। इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है। बिहार में क्या है कि वहां पे जिस दिन से जातीय जनगणना या सर्वे जो सामने आया उसके बाद से ही वहां पर आरोप लग रहा है कि इस जाति की संख्या बढ़ाई गई है, इसकी संख्या घटाई गई है। ये वहां पे आरोप लग रहा है, क्योंकि अंतिम जातीय जनगणना जो हुई थी वो 1931 में हुई थी, अंग्रेजों के समय में हुई थी। उसके बाद किसी भी सरकार ने आजाद भारत में जातीय जनगणना करवाने की कोशिश नहीं की। और अगर जातीय जनगणना किसने रुकवाया है तो पंडित नेहरू थे। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वो 1951 में 1951 में जो जनगणना हुई थी, वो चाहते तो उसको भी जातीय आधार पर कर सकते थे। उन्होंने कभी नहीं करवाया, क्योंकि उनको पता था कि इससे मामला सुलझेगा नहीं, मामला और बढ़ेगा, जो समस्याएं हैं वो और बढ़ेंगी। और इसी प्रकार से जो जितने भी कांग्रेस की सरकार ने कभी भी जातीय जनगणना करवाने की हिम्मत नहीं की। 2011 में जातीय जनगणना पे 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें कई विसंगतियां हैं और उसका रिपोर्ट भी कभी लोगों के सामने रखा नहीं गया। तो ये तो हुई जातीय जनगणना की बात। अब थोड़ा इससे हट करके एक और बात करते हैं। जब झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड के पॉलिटिक्स को कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, 2-3 दिन पहले
भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के एक्स सीएम हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी केंद्र में मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, और दूसरे हेमंत बिस्व शर्मा जो कि अभी आसाम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों को, ये दो हैवी वेट हैं, इन दो हैवी वेट को झारखंड में जो आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसके लिए प्रभारी नियुक्त किया है। तो सबसे पहले तो ये लगा कि झारखंड जैसे छोटे राज्य के लिए इतने बड़े बड़े हैवी वेट को प्रभारी बनाया क्यों गया है, पहला प्रश्न ये था। तो इसका एक साधारण सा उत्तर है कि भाई भाजपा जो है वो झारखंड को बहुत गंभीरता से ले रहा है। फिर प्रश्न उठता है कि भाई क्यों गंभीरता से ले रहा है, तो गंभीरता से इसलिए ले रहा है क्योंकि 4 जून को जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है, जो परिणाम आया है, वो बड़ा चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला ये था कि यहाँ पे हमेशा ही 10 से 12 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को मिल जाया करती थी, लेकिन इस बार उसकी संख्या घट करके 9 पहुंच गई है। 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और 1 सीट जो है आजसू जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है वो जीता है। अब ये सीट का घटना तो था ही चौंकाने वाली, लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जो सीट घटा है, यहाँ पे 5 जो आरक्षित सीट था, या आरक्षित सीट है आदिवासियों के लिए, जो रिजर्व सीट है 5 लोकसभा का, उसमें से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। तो फिर यहां से एक और प्रश्न उठता है। प्रश्न ये उठता है कि जब इनके पास में इतने बड़े तेज तर्रार आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी हैं, तो क्या वो अपनी चमक खोते जा रहे हैं, या आदिवासी जो मतदाता हैं उनके बीच में अब बाबूलाल मरांडी की अपील उतनी ज्यादा नहीं रही? ये प्रश्न है और ये स्वाभाविक प्रश्न है, क्योंकि आपके पास में जब इतना बड़ा नेता है और वो एक सीट नहीं निकाल पाता है, एक भी आदिवासी बहुल इलाकों से एक भी सीट वो निकाल नहीं पाता, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी चमक खो रहा है या खो चुका है। लोग अब उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। कारण बहुत स्पष्ट है दोस्तों। बाबूलाल मरांडी एक समय में नेता थे और हमेशा से ही उनके पीछे जब आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जब उसका सपोर्ट रहा, तब तो वो बड़े चमकते हुए दिखाई दिए। लेकिन आपको दोस्तों याद होगा कि जब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके अपनी खुद का पार्टी बनाए, तो वो 2 जगह से विधायक का चुनाव लड़े और दोनों चुनाव हार गए। दोनों ही सीटों से वो चुनाव हार चुके हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि एक व्यक्ति के रूप में, एक नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी उतने सफल, उतने करिश्माई नहीं है जितना उनको माना जाता है। मेरा मानना है कि वो एक ओवररेटेड पॉलिटिशियन है, एक ओवररेटेड लीडर है। उनका खुद का करिश्मा इस स्थिति में नहीं है कि वो कहीं से कोई सीट निकलवा सके। दूसरी चीज ये है कि वो जिस आदिवासी समुदाय से आते हैं, संताल समुदाय से आते हैं, वहां पे ऑलरेडी हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, इस तरह के बहुत सारे नेता हैं जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं उनके परिवार के लोग। अब उस जगह पे संताल परगना से बाबूलाल मरांडी के लिए सीट निकालना वैसे भी काफी मुश्किल है। वो लोकसभा में, ये भी सत्य है, वो इकलौता आदिवासी नेता है झारखंड से जो सामान्य सीट से जीत करके, कोडरमा से वो जीत करके लोकसभा में गए थे, ये भी उनके नाम पे रिकॉर्ड है। लेकिन अब उनमें वो बात नहीं रही कि वो कहीं से अपने बल पे किसी का सीट निकलवा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं। इसके पीछे कारण है, वो एक सौम्य नेता है, ईमानदार नेता है, मृदुभाषी हैं, सरल हैं। लेकिन आज का जो राजनीति है, जो उसका तेवर है, वो पूरा बदल चुका है दोस्तों। आज के राजनीति में लोग किसके पीछे खड़े होते हैं? जो भले ही उलूल जुलूल बात करता हो, लेकिन कम से कम अपनी बात को मजबूती से रखता हो, चीखता चिल्लाता हो। और दूसरी चीज, जो संवेदनशील मुद्दे पे है, उस पे वो अव्यवहारिक बातें करने में सक्षम है। क्योंकि अव्यवहारिक बातें जो कभी पूरा नहीं हो सकता है, जो मांग कभी पूरा नहीं हो सकता है, वो भी अगर आप लोगों के बीच में जाकर के चीख चिल्ला के रखेंगे तो स्वाभाविक है कि लोग आपकी बात को सुनेंगे। यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं, झारखंड की जो स्थानीय जो भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं कोई 4 साल, 5 साल या 10 साल में पैदा नहीं हुई। इसकी जड़ें कहीं ना कहीं इतिहास में है। प्रॉब्लम यह है यहाँ पर कि कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आदिवासी हो, गैर आदिवासी, कुछ भी हो,
उसमें इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति है ही नहीं कि वो कभी भी उन मामलों को डील कर सके। क्यों नहीं डील कर सकता है? क्योंकि एक तो किसी भी नेता का यहाँ पे अखिल, जो कहते हैं अखिल झारखंडी, माने ऑल झारखंड, झारखंड के सभी भागों में समान रूप से प्रभाव हो। यहाँ पे कोई नेता नहीं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या कोई भी हो, ये सबके सब जो है सो एक सीमित क्षेत्र के नेता है, एक सीमित क्षेत्र में ही इनका अपील है। तो समस्या ये होती है कि आप जो है सबको एक साथ समेट करके चल नहीं सकते हैं। दूसरी चीज है, जिसके हाथ में पावर आता है वो चाहता है कि अधिकतम पावर, अधिकतम शक्ति उसके हाथ में हो। तो होता क्या है कि जो उसके नीचे का जो भी नेता है, जिसका प्रभाव अपने क्षेत्र में है, वो भी अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाता है। तो स्वाभाविक इसका प्रभाव क्या होगा कि समस्या का निदान तो कभी होगा नहीं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा को क्यों यहाँ का प्रभारी बनाया है, इसका सबसे पहला जो लोगों को सीधे कारण दिखाई देता है कि वो यहाँ के नेताओं जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनका साइज जो थोड़ा छोटा करना चाहती है। क्यों छोटा करना चाहती है? क्योंकि यहाँ पे भाजपा में बहुत ज्यादा गुटबाजी है। ये गुटबाजी सिर्फ झारखंड नहीं, हर राज्य में जो भी बड़ी पार्टी होगी उसके बीच में गुटबाजी होगी, लेकिन यहाँ पे अब गुटबाजी जो है कुछ ज्यादा ही पहुंच गई है और अब ये पार्टी को हानि पहुंचाने लगी है। अब ये कहीं ना कहीं पार्टी की संभावनाओं पर प्रभाव डालने लगी है। तो स्वाभाविक है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। लोकसभा के चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर के सब कुछ का जिम्मा बाबूलाल मरांडी के पास में था और उन्होंने उनसे जो हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन इसका परिणाम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे कम से कम 2 से 3 सीट गंवानी पड़ी, जो केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब यहाँ के लोग, यहाँ का कोई भी नेता जो यहाँ पे जो ये रायता बिखर चुका है, जो गुटबाजी हो चुकी है, उसको समेटने में सक्षम नहीं है, उसको समेटने में सक्षम नहीं है। तो जो बाहर से जो शिवराज सिंह चौहान है वो बहुत जबरदस्त संगठन करता है, जो हेमंत बिश्व शर्मा वो फायर ब्रांड नेता है, वो उसी तरह से जिस तरह से यहाँ का स्थानीय नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो करने में हेमंत बिश्व शर्मा सक्षम है। तो इन दोनों के यहाँ पर प्रभार संभालने से होगा क्या कि जो छोटी मोटी जो यहाँ पर जो मतभेद और ये सब है, मतभेद कही या मनभेद कही, जो भी है, सबकी अपनी आकांक्षाएं हैं, सबके अपने अपने अहंकार हैं, उस पर कम से कम रोक लगेगी, उस पर कम से कम नकेल कसी जाएगी इन नेताओं के द्वारा। और साथ ही जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें जो उम्मीदवारों का चयन में जो, जैसा कि अभी देवघर में अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था दोस्तों, वहां पे नारायण दास की पिटाई हो गई। नारायण दास सीधा सीधा आरोप लगा रहा अपने सांसद पे, निशिकांत दुबे पर, कि इसके गुंडों ने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया, पिटाई की, गाली गलौज जो भी किया वो किया, और वो ये भी कह रहा है कि ये मेरा टिकट कटवाना चाहता है। अब जब टिकट बांटने की जिम्मेवारी यहाँ के स्थानीय नेताओं के हाथ में होगा ही नहीं, वो पूर्ण रूप से केंद्रीय नेतृत्व और उसके भेजे हुए प्रभारियों के पास होगा, तो सोचिए फिर तो आप ये आरोप लगा नहीं सकते हैं। और इस तरह की जो गुंडई की जो परंपरा प्रारंभ हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, वो भी कम होगी। तो इससे जो है हो सकता है कि जो भाजपा की संभावना जो अभी यहाँ पे जीतने की थोड़ी बहुत है उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इसलिए जो है इन प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। और ये इसलिए भी जरूरी है, इसका एक दूसरा कारण भी है कि जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति, पूरे देश की राजनीति बदल रही है दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति बदल रही है, जिस प्रकार से झारखंड में नए, जैसे जयराम महतो की मैं बात कल ही परसों कर रहा था, जैसे नेताओं अब उभर रहे हैं, जिस प्रकार से कल्पना सोरेन अब धीरे धीरे गृहस्थी को छोड़ के राजनीति के मैदान में जिस तरह से उभर रही है, एक बड़ी खिलाड़ी के रूप में उभर रही है, तो इन सब के प्रभाव को कम करने के लिए या वो जो बोल रही हैं उसका काट ढूंढने के लिए आपको भी नए अस्त्र तलाशने होंगे। अब ये पुराने बाबूलाल मरांडी सभ्य सुशील भाषा में जो जवाब देते हैं उससे ये संभव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में एक और भी समस्या है, अर्जुन मुंडा वो चुनाव हार चुके हैं, वो ऐसे ही हतोत्साहित हैं। अब उनको जो है केंद्रीय नेतृत्व क्या जिम्मेदारी देती है वो आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनको केंद्र में ही रखा जाएगा। हो सकता है कि उनको पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ा पद दे दिया जाएगा।
जो रघुवर दास थे वो ऑलरेडी गवर्नर बनकर उड़ीसा में बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास में नेतृत्व का भी संकट है, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे नेता ऐसे हैं नहीं। जो दीपक प्रकाश है वो संगठन का कार्य करते हैं, वो नेपथ्य से, वो बैकग्राउंड में रह के काम करने वाले नेता हैं। वो आपको किस तरह से पूरा सेट करना वो सब वो कर सकते हैं, लेकिन वो खुल करके मंच पर आकर के अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरे जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है वो भारतीय जनता पार्टी में कम से कम झारखंड में दिखाई नहीं देता है। हालांकि अभी हाल के दिनों में देख रहा हूं जो नेता प्रतिपक्ष हैं झारखंड विधानसभा में, अमर कुमार बावरी, वो काफी उभर के आ रहे हैं, वो काफी बयानबाजी कर रहे हैं और वो सीधे सीधे जो है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है उसको जवाब दे रहे हैं। और इसी तरह के नेताओं की जरूरत है, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे, अगर आप जो भी वो आप पे आरोप लगा रहे हैं या जो भी बातें वो कह रहे हैं या जो आप आरोप लगा रहे हैं, इसका काट आप कहां से लाएंगे? तो इसका काट जो आप जवाब से ही दे सकते हैं। आप ऐसा नहीं कोर्ट कचहरी चल जाएंगे उनकी बातों को लेकर के। वो जिस तरह प्रकार से अपनी बातें मंच पे रख रहे हैं, सभाओं के द्वारा लोगों के पास ला रहे हैं, तो आपको भी उसी तरह से मंच के द्वारा उसी तरह से सभा करके आपको अपनी बात रखनी होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास में वैसे नेताओं का एक फौज हो। दूसरी चीज, यहाँ पे जो इनके प्रवक्ता हैं सब मरे हुए हैं, सब मरे हुए हैं। आप किसी को भी नहीं कह सकते कि ये बहुत ही तेज तर्रार प्रवक्ता है। होता क्या है कि जैसा नेतृत्व होगा उसके नीचे का जो संगठन होगा वो भी कमोबेश उसी तरह का होगा। आप अन्य राज्यों में देखिए कि वहां का जो पार्टी के प्रवक्ता हैं या अन्य नेताओं किस तरह से अपने विरोधियों को जवाब देते हैं, उसका अभाव यहाँ पर है। दूसरा, आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो भी यहाँ पे मरा हुआ है। वो तो केंद्र में भी मरा हुआ है, लेकिन यहाँ तो पूरा मरा हुआ है। वो उस तरह से जिस प्रकार से आज के तारीख में नए नवेले जो पार्टी आ रहे हैं, जो नए नवेले नेता उभर रहे हैं, जिस प्रकार से अपनी बातें आईटी सेल के माध्यम से लोगों के बीच में रख रहे हैं, सोशल मीडिया में रख रहे हैं, उस प्रकार से और उस गति से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। और अगर यही रवैया इनका चलता रहा दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी एक और हार के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पे इस तरह से ढुलमुल रवैया से आप यहाँ पे चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि अगला जो है, जो आपका विरोधी है या जिससे आपका मुकाबला है, वो अब से सभी नए अस्त्र शस्त्रों से अपने को सुसज्जित कर चुका है और वो आपको अब जवाब देने में सक्षम है। हालांकि थोड़ी बहुत उम्मीद है शिवराज सिंह चौहान से और हेमंत विश्व शर्मा से, लेकिन देखिए क्या होता है। तो जो भी होगा दोस्तों फिर हम लोग बात करेंगे। आज के अंक पे बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।